एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू सेशन। तो लास्ट क्लास में हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेड किया था, ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और पहली जो क्लास थी वहां पे हमने कैलकुलेट किया था कि हमें डाइवर्जेंस कैसे निकालना होता है और कर्ल कैसे निकालना होता है। तो एक बार मैं उसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे अगर आपको निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया? डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ठीक है, सो दिस इज नोन एज डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। दिस इज बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज ओके। हमने फर्स्ट सेशन में इसको ये किया था, कैलकुलेट किया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स दे दिए, आप प्लीज जाके उसको देख लो। उसके बाद एक और होता है, दैट इज कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। सो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, दिस इज बेसिकली कर्ल। सो कर्ल निकालने का सेम तरीका, मतलब कैसे निकालते हैं ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसको समझा के मतलब फिजिकली मतलब फिजूल में टाइम वेस्ट मैं करना नहीं चाहूंगा। ओके फाइन। सो ये जो सेशन होगा यहां पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फिजिकल मीनिंग ऑफ दीज, कि ये जो दो टर्म्स हैं डाइवर्जेंस एंड कर्ल, इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है और हम इसको निकालते क्यों हैं, हमें कहां पे इन चीजों की जरूरत पड़ती है, और फिर कुछ इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई होप। और क्या कह रहा था मैं, हाँ ठीक, ओके फाइन। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, जब हम बात करते हैं डाइवर्जेंस की, सो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, जैसे लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक ट्यूब है और ट्यूब से क्या निकल रहा है, यहां से पानी बह रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि ये पानी बह रहा है और पानी का जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो मतलब बेसिकली क्या है कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। सो अब एक बात बताओ, यहां पे क्या इसके एसोसिएटेड एक वेक्टर फील्ड होगा। सो दैट वेक्टर फील्ड विल बी, ये वेक्टर फील्ड क्या होगा, दिस विल बी द एरिया, राइट, एरिया। और इसके साथ क्या है, नॉट एरिया इज नॉट द वेक्टर फील्ड, बेसिकली एरिया भी वेक्टर फील्ड है वैसे बाय द वे, लेकिन इसके साथ एक वेक्टर और भी है, दैट इज द वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज द वेलोसिटी। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम की, सो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, इफ दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज इक्वल टू ए, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लिया हमने, और लेंथ मान लेंगे कि लेंथ इज एल समथिंग, कुछ भी, बट लेंथ की हमें कुछ खास जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर टेकिंग वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। सो वॉल्यूम विल बी व्हाट, एरिया। ठीक है, एरिया इनटू लेंथ अगर आप लोगे, सो दैट इज एल टाइम्स टी, राइट, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टी, मतलब ये आपका क्या हो गया, एरिया इनटू लेंथ, दैट इज द वॉल्यूम। ये आपका टर्म क्या है, दैट इज द वॉल्यूम। अच्छा एक बात बताओ, यहां से क्या आप इसको बता सकते हो, ए एल बाई टी, व्हाट इज एल बाई टी, मतलब लेंथ पर यूनिट टाइम, दिस कैन बी रिटन एज वेलोसिटी, यस और नो। सो दिस विल बी ए डॉट वी। मतलब क्या हो गया कि देखो आपको निकालना क्या था, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। सो वॉल्यूम को कैन यू कंसीडर वॉल्यूम एज फ्लक्स, मतलब किसी चीज का फ्लक्स जो आ रहा है वो इसकी तरफ आ रहा है, इसकी तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है, और उसको आपने लिखा कैसे, तो उसको आपने दो वेक्टर फील्ड से एसोसिएटेड कर दिया। एक वेक्टर फील्ड कौन सा, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड वन थिंग इज वेलोसिटी, दूसरी चीज आपकी वेलोसिटी है। अच्छा आप यहीं पे एक बात बताओ मेरे को कि क्या ये फ्लक्स सेम होगा अगर आप इस एरिया वेक्टर को ऐसे टिल्ट कर दोगे, अगर आप इसको टिल्ट कर दोगे तो क्या ये चीज सेम रहने वाला है, तो ऑब्वियसली नो। इस केस में क्या करोगे आप, ये जो इनिशियल आपका एरिया वेक्टर था इसके अगेंस्ट आपको एक एंगल थीटा कंसीडर करना पड़ेगा। सो इसीलिए हमने इसको डॉट प्रोडक्ट के साथ लिखा है, ताकि वी कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे निकालेंगे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ध्यान से देखना यहां पे, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दैट इज इक्वल टू एरिया डॉट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा, राइट। वेयर इज द थीटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है। सो अगर आप थीटा को ध्यान से समझो, यहां पे मैंने थोड़ा गड़बड़ किया, वैसे ये थीटा नहीं होगा। अगर आपको थीटा ध्यान से समझना है तो थीटा क्या हो जाए, दैट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, मतलब फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां पे अगर ध्यान से देखो तो फ्लक्स जो हो गया दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, राइट, आई होप दिस पार्ट इज ओके। अच्छा, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी, मतलब क्या हो गया कि पर यूनिट आपका फ्लक्स जो हो रहा है वो कितना बाहर निकल रहा है। ठीक है, अच्छा अब आगे इसी से रिलेटेड एक टर्म हम नया प्रूफ करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, उसको कभी और करेंगे, बट इसको समझना व्हाट इज दैट। देखो होता क्या है कि आप जब निकालोगे क्या होता है कि व्हेन वी डू दिस कि ए डॉट ds, ठीक है, ए डॉट ds, ए डॉट ds का मतलब क्या हो गया,
एरिया इंटू डीएस, मतलब सॉरी मतलब एरिया, दिस इज अ वेक्टर फील्ड, ध्यान रखना दिस इज नॉट द सेम एरिया, दिस इज अ वेक्टर फील्ड, ये कोई भी एक वेक्टर फील्ड है इनटू सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, ये नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे, लेकिन इसको समझ लेना अभी थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं। सो दैट कैन बी रिटन एज डाइवर्जेंस ऑफ ई इनटू डीवी, ठीक है, ध्यान से देखना, डाइवर्जेंस ऑफ ई इनटू डीवी, मतलब देख लो हो क्या रहा है, नॉट डाइवर्जेंस ई, डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है, मतलब ध्यान से देखो आपका हो क्या रहा है, आपने क्या करा, फ्लक्स कैलकुलेट किया, फ्लक्स मतलब वाटर पर यूनिट टाइम कितना बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, सो दैट इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, मतलब वॉल्यूम के साथ एक छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में आपका डाइवर्जेंस ऑफ सेम वेक्टर फील्ड कितना है, मतलब ए डॉट, मतलब ए डॉट वी, मतलब आपका क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर का ए के साथ, ठीक है, देखो ए जो हो गया दैट इज द एरिया वेक्टर, यहां पे दिस इज द एरिया थिंग, राइट, एंड v इज द वेलोसिटी थिंग विच इज अ वेक्टर फील्ड, दिस इज द वेलोसिटी फील्ड, राइट, तो ये हो गया आपका एक वेक्टर फील्ड, और यहां पे आपने a को लिया हुआ एक वेक्टर फील्ड, तो यहां पे जो a है वही आपका यहां पे b है। अब देखो सेम चीज है आपका कि a डॉट ds, अब क्या है कि अगर यहां पे हम एरिया अगर छोटा सा लेते तो उस केस में क्या होता है, यहां पे dA हो जाता, राइट, बाकी चीजें सेम है, डॉट हमने लेके रखा हुआ, सेम चीज यहां पे, सो दैट कैन बी गिवन एज, इसको हम बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसके बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए इसको आप समझ के रखना थोड़ा सा, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि दिस इज डाइवर्जेंस, ये आपको क्या बोल रहा है कि किसी एक रीजन में, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कोई भी चीज, मतलब फ्लक्स टाइप की कोई चीज, जैसे वॉल्यूम क्या है, ये फ्लक्स की तरह, फ्लक्स जो है मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है, सो दैट थिंग इज डाइवर्जेंस, इस चीज को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। अच्छा, अगर मैं इसको और एक तरीके से समझाऊं, जैसे मैं इसको यहां पे बताऊं कि होता क्या है, इफ डाइवर्जेंस इज पॉजिटिव, और या फिर डाइवर्जेंस का एक दूसरा तरीका क्या हो गया कि जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो, यहां पे आपके पास एक टैंक है, टैंक में क्या हो रहा है कि आप पानी भर रहे हो, ठीक है, आप पानी भरे जा रहे हो और पानी क्या आ रहा है, यहां से बाहर निकल जा रहा है, मतलब क्या हो गया, अगेन डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, सेम तरीके से, उसी तरीके से समझना इसको, ठीक है, सो डाइवर्जेंस ऑफ अगेन वेलोसिटी फील्ड, इन दिस केस ये कैसा हो जाएगा कि आप पानी डाल रहे हो और पानी जो हो रहा है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्या होगा, देखो अगर इस तरह ये चीज हुई तो इसको आप तीन तरीके से समझा सकते हो, क्या कि डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी दैट कैन बी इक्वल टू जीरो, divergence of velocity that should be less than zero and divergence of velocity that is greater than zero, ठीक है, इन सबके अलग अलग फिजिकल मीनिंग है, समझना इस चीज को। आप क्या बोल रहे हो, डाइवर्जेंस ऑफ v वेलोसिटी फील्ड वेक्टर फील्ड दैट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जितना पानी आप यहां पे भर रहे हो उतना ही पानी यहां से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, ना तो सोर्स है यहां पे ना ही सिंक है। अगर डाइवर्जेंस ऑफ v दैट इज लेस देन जीरो, इसका मतलब ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, सो दिस इज डिनोटिंग अ सिंक, मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि आप पानी जो डाले जा रहे हो, मतलब पानी जो हो रहा है वो यहां से ज्यादा निकल रहा है एज कंपेयर टू जितना आप यहां पे डाल रहे हो। और दूसरी चीज क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ v दैट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि पानी जो हो रहा है वो कम निकल रहा है इसका, तो ये किस चीज को डिनोट करता है, दिस विल डिनोट अ सोर्स, ये सोर्स को डिनोट करेगा, ये सिंक को डिनोट करेगा, और ये किसी भी चीज को डिनोट नहीं करेगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली व्हेन वी टॉक अबाउट डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस इज बेसिकली कोई वेक्टर जो है वो पर यूनिट एरिया में, मतलब एक एरिया में वो कितने तरीके से, मतलब कितना पास हो रहा है, कितने तरीके से नहीं, कैसे वो पास हो रहा है, सो दैट क्वांटिटी इज गिवन बाय डाइवर्जेंस, वो चीज जो होता है वो डाइवर्जेंस देता है, ठीक है। अच्छा, जैसे हमारे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करें तो वहां पे जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्टली दैट इज नोन एज फ्लक्स, उसी को हम वहां पे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता हो, गॉस लॉ आपको पता ही होगा, सो दैट इज बेसिकली डेल डॉट ई, ठीक है, डेल डॉट ई डीवी, सो दैट इज इक्वल टू डेल डॉट ई, मतलब ये सिंपली अगर आप ऐसे लिखो डेल डॉट ई दैट इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल थिंग, ये वहां से होता है, जब इन चीजों को पढ़ोगे तो और ज्यादा अच्छे से, बट अगेन ध्यान रखना डाइवर्जेंस का इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली मीनिंग जो है दैट इज द सेम, वो चीज जो मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है। अच्छा ओके, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ठीक है, अगर हम बात करें कर्ल की, ठीक है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको हमें समझना है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो अगर हमें कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड समझना, देखो आप मान लो कि आपके पास क्या है, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास है, मान लो कि एक नदी है, ठीक है, इसका फिजिकल एप्लीकेशन किस तरह से होगा वो इसको आप समझना। देखो नदी है, मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई जो है ये पार्ट जो है दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब ये जो है कुछ रीजन तक, एक छोटे से रीजन में दिस इज अ कांस्टेंट थिंग, मान लेते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन जो है दैट इज एल। अच्छा, अब आपको एक चीज पता है कि इस वाले में अगर आपका वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है,
थ्रू आउट दिस रीजन इफ वाटर इज फ्लोइंग, तो उस केस में आप मेरे को बता सकते हो क्या, प्लीज कंफर्म मी, मतलब इसको इंश्योर कर लो कि आपका जो इसके साथ जो आपका वाटर होगा, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी लेस होगी, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, यहां पे वेलोसिटी और थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी और थोड़ी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी और थोड़ी ज्यादा होगी, यहां पे जाओगे थोड़ी और वेलोसिटी होगी। लेकिन अगेन ध्यान रखना कि इसके पास क्या होगा, वाटर की वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी, अगेन फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, राइट। एक पॉइंट पे, मतलब बिल्कुल सेंटर की अगर बात करें तो सेंटर पे क्या होगा, जो वेलोसिटी फील्ड होगा, मतलब यहां पे सिर्फ हम ध्यान रखना, सिर्फ सरफेस वाटर की बात करें, सरफेस वाटर करंट की बात करें, और यहां पे एयर का कोई रोल जो है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कि एयर का यहां पे कोई भी रोल नहीं है। अच्छा, अब समझो इस चीज को, क्या है आपका कि अब एक बात बताओ मेरे को कि ये जो है सर्टेनली एक पैराबोला बनता हुआ जा रहा है कि अगर आप वेलोसिटी को समझो, सो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वेक्टर जो वो एक पैराबोला बनता हुआ जा रहा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पे अगर हम कोई एक बिल्कुल मान लो कि कोई थर्मोकोल जो है उसको हमने यहां पे रखा हुआ, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर हम यहां पे थर्मोकोल रखेंगे, ध्यान रखना सारे जो वेलोसिटी है वो आगे की तरफ जा रहे हैं, वेलोसिटी जो है वो सारा आगे की तरफ जा रहा है। अब एक बात बताओ, ये जो थर्मोकोल है इसके इस रीजन में जो वेलोसिटी एक्ट करेगा दैट विल बी वेरी लार्ज, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, और इस रीजन में जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू काफी कम होगी। अच्छा, जब ऐसा कोई होगा तो आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा कि ये जो थर्मोकोल है ना, ये आगे तो बढ़ रहा है, ठीक है, फाइन, ये आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे बढ़ने के साथ क्या होगा, इसमें एक रोटेशन टाइप का आएगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक रोटेशन सा रहेगा। यहां पे रोटेशन किस तरह है, तो दैट इज क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से, आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट वेक्टर है, कुछ स्ट्रेट वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, लेकिन वो क्या दे रहे हैं यहां पे, एक घूमता हुआ इफेक्ट, मतलब एक कर्लिंग इफेक्ट दे रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पे इसी केस में, अगर आपके पास ये थर्मोकोल अगर इस रीजन में होता, ध्यान से देखना, तो उस केस में उसका मोशन कैसा होता, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। देखो है क्या, अभी कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, पॉज करो और बताओ पहले। देखो यहां पे अगर मैं समझाऊं तो यहां पे क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है, और जैसे यहां पे जाते हो वेलोसिटी कम हो जाती है। अच्छा, अगर वेलोसिटी कम हो रही है उस केस में क्या होगा, ये ऐसा सा घूमेगा, इस तरह से घूमेगा, राइट, ये सुनो, ये इस तरह से घूमेगा, तो आप यहां से मेरे को ओमेगा जो है उसकी डायरेक्शन बताओगे, ठीक है, कि ओमेगा की डायरेक्शन, क्योंकि यहां पे रोटेशन भी हो रहा है, देखो ध्यान से अगर देखो तो ये आगे की तरफ भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ इसमें रोटेशन भी हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो उस केस में ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी ये आपको बताना है। ध्यान से देखना, यहां पे ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा कैप जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इसको मैं वाई डायरेक्शन ले लूं और इसको अगर मैं एक्स डायरेक्शन ले लूं और जेड जो होगा इसके परपेंडिकुलर आएगा, तो इन दैट केस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी ये आपको कमेंट में बतानी। बट थोड़ा ध्यान से समझना, तो ये जो इफेक्ट आ रहा ना, दिस इज नोन एज कर्लिंग इफेक्ट, इसी को हम बोलते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ठीक है। और अब एक चीज और रखना कि अगर किसी वेक्टर फील्ड का अगर कर्ल 0 होता है, ठीक है, इफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड दैट इज 0, इसका मतलब सीधा ध्यान रखना कि ये जो वेक्टर फील्ड है दैट इज रेडियल, ये जो है कंप्लीटली रेडियल है, मतलब वहां पे क्या हो गया, हर एक पॉइंट पे ये जो होगा बिल्कुल ऐसे सीधा तरफ सीधा जो है वो जाता रहेगा। अगर ये सीधा जाता रहेगा, अगर सारे वेक्टर्स, अगर एक फील्ड में जितने वेक्टर्स हैं अगर सारे इक्वल की तरफ जा रहे हैं तो यहां पे कोई कर्लिंग इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसके बिल्कुल सेंटर पे एक रखूं, ठीक है, अगर सेंटर पे मैंने एक थर्मोकोल रखा, बिल्कुल बीचों बीच रखा, तो क्या इस पे कोई कर्लिंग इफेक्ट आएगा, तो ऑब्वियसली नो। क्यों, क्योंकि ये भी इसी मैग्नीट्यूड के साथ इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी इसी मैग्नीट्यूड के साथ इस पे फोर्स लगा रहा है, और ये जो होगा ये बिल्कुल सीधा चलता जाएगा। इसको आप ऑब्जर्व करना बहुत अच्छे तरीके से। अब बोलोगे कि सर इसका ये तो आपने समझा दिया कि दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम क्यों निकालते हैं इसको, हमें इसको निकालने की क्यों जरूरत पड़ी। तो अच्छा, कभी आपने नाम सुना एक टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नोन एज साइक्लोन्स। साइक्लोन्स क्या होते हैं, कभी नाम सुना साइक्लोन का, काफी ज्यादा सुना होगा आप लोग, अगर बे ऑफ बंगाल या फिर महाराष्ट्र के आसपास के कोस्टल एरिया से आपने साइक्लोन का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। साइक्लोन में क्या होता है, कभी आपने सोचा कि साइक्लोन में होता क्या, कि कोई एक छोटा सा रीजन होता है, यहां पे क्या होता है, काफी ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो होता क्या, हवा जो है इसको फील करने के लिए चारों तरफ से ही आता है। तो क्या ऐसा होता है क्या कि हवा बिल्कुल ऐसा है और इसने फील कर दिया, इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली नो, ऐसा कभी नहीं होता।
ये क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो, ये लो प्रेशर जो होता है ये अचानक से जनरेट नहीं होता, ये जो होता है यहां पे एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, मतलब एक रीजन में प्रेशर काफी कम रहेगा, धीरे धीरे प्रेशर जो होता है वो बढ़ता रहता है। तो अगर प्रेशर बढ़ता हुआ रहेगा उस केस में आप यहां पे मेरे को बताओगे कि जब ये प्रेशर वेरी करेगा उस केस में एयर की वेलोसिटी किस तरीके की होगी। अगर ऐसी एयर की वेलोसिटी होगी तो अब बताओ, आपने जो इफेक्ट देख रखा है कैसा देख रखा है, इस तरह का, राइट? ऐसे देखते हो ना आप यहां पे कि काफी सारे ये आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं जहां पे आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसे कर्लिंग सा ऐसे बनता हुआ दिखाई देता है। तो आप उसका रीजन बताओगे इसके बारे में सोच के कि साइक्लोन जो होता है जहां पे प्रेशर लो होता है उस रीजन में साइक्लोन कैसे बनता है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ एयर, जो आपका एयर पार्टिकल्स, जो एयर की वेलोसिटी है उस रीजन में बिकॉज ऑफ दिस लो प्रेशर, या फिर क्लाउड जो हो गया, मतलब जहां पे ह्यूमिडिटी वगैरह ज्यादा होती है तो बारिश भी लाती है ना, जो कि आपके जो साइक्लोन्स होते हैं उसके कारण बारिश भी आती है। तो इस चीज को आपको यहां पे समझाना है। आप मेरे को समझाओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये कैसे होगा। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज लेट मी नो, देन उसके बाद मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो ये हो गया फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी, आपको इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस बी, तो इसको आप कैसे लिखोगे? सो दैट कैन बी रिटन एज डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी। ठीक है, सिंपल सा रूल है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसको बस थोड़ा समझ के रखना। ठीक है, अच्छा अगर हम डाइवर्जेंस ऑफ दो वेक्टर फील्ड की बात करें सो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट बी अगर हम करें सो इसका कोई मतलब नहीं बनता, राइट? डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट बी, डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट बी होना क्या चाहिए, ये आप खुद एक बार बताना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बिकॉज देखो मैंने क्या बताया था कि डाइवर्जेंस जो है दिस इज अ वेक्टर फील्ड। अब ये जो होता है ये जो होगा, अगर आप डाइवर्जेंस की बात करोगे और डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा किसी वेक्टर के साथ ही पॉसिबल होता है। बट इज ए डॉट बी अ वेक्टर क्वांटिटी? ऑब्वियसली नो। अगर नो है तो उस केस में आंसर क्या होगा ये आप बताओगे। ठीक है, एक चीज ये होगी। और दूसरी चीज क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डाइवर्जेंस ऑफ u इनटू v, मतलब क्या है यहां पे, u इज अ स्केलर, राइट? दिस इज अ स्केलर थिंग एंड दिस इज अ वेक्टर। इनका प्रूफ है, ठीक है, अगर टाइम मिला तो आई डू द प्रूफ ऑल्सो, बट प्रूफ की इतनी कुछ खास जरूरत नहीं है, आपको याद भी नहीं रखना वैसे। सो इसको आप एक बार करके देखना कि डाइवर्जेंस ऑफ u इंटू v, इसको आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? अब एक बात बताओ, यहां पे देखो ध्यान से, आप इसको क्या लिखोगे? डाइवर्जेंस ऑफ u डॉट बी, दिस शुड बी ए स्केलर क्वांटिटी। याद रखने का तरीका समझ लेना कि दिस शुड बी ए स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो, u के साथ कैसे करोगे? ग्रेडियंट ऑफ u, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर, ग्रेडियंट ऑफ u इज अ वेक्टर इनटू v फील्ड, इनटू v, ये क्या बन गया? दिस इज अ स्केलर अगेन। उसके बाद प्लस क्या करोगे? प्लस क्या करना है? u इज ऑलरेडी स्केलर, तो u इनटू ग्रेडियंट ऑफ, सॉरी, डाइवर्जेंस ऑफ v, आप इसको लिख सकते हो ऐसे। सो ये क्या बन गया? दिस इज ऑल्सो स्केलर, ये तो था ही एक स्केलर, एंड ये ओवरऑल जो होना चाहिए दिस शुड बी ए स्केलर। इसी तरीके से आपको कर्ल के भी सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ठीक है, उस केस में अगर यही चीज होगा तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, सॉरी एक दो चीजें और बता देता हूं यहां पे। तो कर्ल और डाइवर्जेंस एक साथ यहां पे हम खत्म करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम कुछ 5-7 या 8-10 जो होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो हम साथ में कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के कारण ही ये जो पार्ट होता है ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, आप एक बात बताना। नहीं देखो, जैसे अब क्या होता है, मैंने बताया आपको कि इफ डेल क्रॉस एफ दैट इज इक्वल टू 0, तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज कॉन्जर्वेटिव फील्ड, इसको हम बोलते हैं कॉन्जर्वेटिव फील्ड, एंड ऑल्सो नोन एज, दिस इज नोन एज इररोटेशनल फील्ड, इररोटेशनल फील्ड। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि ये हो गया। अगर मैं बोलूं कि डेल डॉट एफ इक्वल टू 0, तो इन दैट केस दिस इज नोन एज सोलेनोइडल फील्ड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोलेनोइडल फील्ड। और इसको क्या बोलते हैं, अगर कर्ल हमारा 0 सो दैट इज नोन एज कंजर्वेटिव एज वेल एज इररोटेशनल फील्ड। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और उनको करने के बाद फिर हम
लाइन इंटीग्रल और इस तरह के टॉपिक्स को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्रिप्शन वाला बटन दिख रहा होगा, प्लीज दबा दो उसको, क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है, सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।